शिक्षा से संबंधित संवैधानिक विशेषताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन। इस क्वेश्चन में हम आज भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में खंड तथा अनुच्छेद हैं, जिनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसकी प्रस्तावना देश के चरित्र, मूल्य और आकांक्षाओं को दर्शाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संविधान क्या है। संविधान देश का सर्वोच्च विधि है। यह सरकार, राज्य, संस्थाओं के मौलिक संहिता, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण देता है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य भी शामिल हैं। संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ। संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ विभिन्न कानूनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो पहले से ही संविधान में लिखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधान बुनियादी अधिकारों, कर्तव्य, लोगों की स्वतंत्रता और राजनीति की संरचना सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुसार शिक्षा। शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के सभी दिशाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। आमतौर पर शिक्षा देश के युवाओं, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे लोग ही आगे चलकर देश का भविष्य तय करते हैं। शिक्षा हमारे देश की ऐसी आकांक्षा है जो हमें राष्ट्रीय समृद्धि और राष्ट्रीय एकीकरण की ओर ले जाएगी। हम शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में भारतीय लोकतंत्र के लोकाचार और मूल्यों का विकास कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक धाराएं निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। स्त्री शिक्षा। संविधान की धारा 15(1) के अनुसार सरकार किसी भी नागरिक के साथ लैंगिकता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। धारा 15(3) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार स्त्रियों तथा बालकों के कल्याण, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, के लिए विशेष कदम उठाए। धारा 16(1) के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों, पुरुष या स्त्री, को रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं और बालिकाओं की शिक्षा उन्नति के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। कई राज्यों में बालिकाओं की शिक्षा BA तक निःशुल्क कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उनको कई तरह की शैक्षिक सुविधाएं भी दी गई हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता से आप समझ रहे हो कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। धारा 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। धारा 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती हैं, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। धारा 28(2) में स्पष्ट किया गया है कि धारा 28(1) उस संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु जो किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। धारा 28(3) के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों एवं अभिभावकों की स्वीकृति के साथ दी जाए। आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि विद्यालय में फूट डालने वाले विचार, धार्मिक घृणा व कट्टरता को प्रेरित न किया जाए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने भी
सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक शिक्षा, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका चलाने का अधिकार। संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रह रहा है, जिनकी कोई अलग भाषा है, अलग लिपि है, अलग संस्कृति है, उनका संरक्षण का अधिकार है। यानी वो अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षण का अधिकार उनको दिया गया है। और किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित संस्था में धर्म, जाति, कबीले अथवा भाषा के भेदभाव के कारण प्रवेश निषेध नहीं किया जा सकता, यानी किसी को भी दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को चाहे जो भी धर्म या भाषा के आधार पर हो, उन्हें शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात का ध्यान नहीं देगा और ना ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंध के अधीन है जिसका आधार धर्म या भाषा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। संविधान की धारा 45 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के दौरान 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा। इस धारा में राज्य शब्द को धारा 12 के अनुसार परिभाषित किया गया है। धारा 12 के अनुसार राज्य में शामिल है भारत सरकार और संसद और भारत की सीमा के भीतर अन्य स्थानीय शक्तियां जो भारत के नियंत्रण अधीन हैं। लेकिन यह उद्देश्य अधूरा ही रह गया। चाहे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में आश्चर्यजनक उन्नति हुई, फिर भी यह शिक्षा आज भी प्रत्येक बच्चों को प्रदान नहीं की जा सकी। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण न होने के निम्नलिखित कारण है। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य रखा था भाई सभी को मिले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, उसके सर्वव्यापीकरण के न होने के कारण कुछ रहे हैं। उसमें है माता पिता का अनपढ़ होना, माता पिता की गरीबी, नारी शिक्षा का विरोध, आर्थिक साधनों की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, बच्चों का माता पिता के रोजगार में हाथ बटाना, लोगों की ओर से सहायता की कमी, प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों का असफल हो जाना, शिक्षा में रुचि की कमी, प्रारंभिक शिक्षा में फिजूल खर्ची आदि। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। यानी कुछ कार्य किए भी गए हैं, लेकिन वो कार्य कौन कौन से हैं? राज्यों में आपसी तालमेल पैदा करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना, प्रारंभिक शिक्षा में खोज को विकसित करना, कम विकसित राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विभिन्न राज्यों में मतभेद दूर करके समानता के अवसर प्रदान करना, पायलट प्रोग्राम प्रारंभ करना, प्रारंभिक शिक्षा का अवसर व्यापित करने के लिए सरकारों ने भी आवश्यक शिक्षा अधिनियम बनाए और लागू किए हैं। परिणाम स्वरूप विद्यालय में बच्चे की शिक्षा में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं से भी महत्व दिया जाता रहा है। संविधान में 93 संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इससे पहले इसके लिए राज्यों को निर्देश ही दिए गए थे, परंतु इस ऐतिहासिक संशोधन के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा बच्चों का कानूनी अधिकार बन गया है। वर्ष 2002 से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सर्व शिक्षा अभियान के अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कराकर संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की कोशिश की है। पिछड़ी श्रेणियों या कमजोर वर्गों की शिक्षा। संविधान की धाराओं 15, 17 और 40 के अनुसार भारत के कमजोर वर्गों और सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़े जो वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, कबीले हैं की शिक्षा को उत्साहित करना सरकार का उत्तरदायित्व है। धारा 40 के अनुसार राज्य
कमजोर वर्गों के नागरिकों की शिक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान से विकसित करेगा और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय और प्रत्येक तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। धारा 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धारा 17 के अनुसार अछूत को समाप्त कर दिया गया और इसे प्रयोग करने पर पूर्णतः मनाही कर दी गई। धारा 15(3) के अधीन यह व्यवस्था की गई कि स्त्री और बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। अंगहीन बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष संस्थानों का प्रबंध किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए कई प्रकार की सुविधा देने के लिए समय समय पर कार्यक्रम बनाए गए। संघीय शासित क्षेत्र में शिक्षा। संविधान की धारा 239(1) के अनुसार यदि लोकसभा अथवा कानून द्वारा संघीय क्षेत्रों में कोई प्रबंध न किया गया हो तो उस पर राष्ट्रपति शासन जहां तक संभव हो एक शासक द्वारा, जिसको वह नियुक्त करेगा, चलाया जाएगा। धारा 239(2) के अधिनियम व्यवस्था की गई कि बाहरी प्रशासक नियुक्ति करने की अपेक्षा राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को ही संघीय क्षेत्र का प्रशासक बनाएगा और वह मंत्री परिषद की सहायता से स्वतंत्र प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार संघीय क्षेत्रों में प्रशासक राष्ट्रपति के अधीन होता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा की ओर ध्यान देने का उत्तरदायित्व तो प्रशासक पर होता है। संघीय क्षेत्र का अपना शिक्षा विभाग होता है तथा शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होती है। एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा। धारा 337 के अनुसार एंग्लो इंडियन शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। संविधान में इनको भी अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह विशेष सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की गई, जिससे यह वर्ग उन्नति कर पाए। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में। भारतीय संविधान में मातृभाषा को मान्यता प्रदान की है। धारा 350(a) के अनुसार प्रत्येक राज्य की यही कोशिश होनी चाहिए कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिसे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश भी जारी कर सकता है और वह ऐसी सुविधाएं प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुष्टि की है। हिंदी का प्रसार। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास और प्रसार की व्यवस्था की है। धारा 351 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय भाषा को विकसित करे, जिसे इसे भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम बनाया जा सकता है। जहां मातृभाषा का विकास आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रसार भी अति आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के प्रसार के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र में भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। शैक्षिक कार्यों के लिए वैधानिक शक्तियां। हमारे भारत का संविधान संघीय है। इसमें वैधानिक शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित की हुई हैं। कुछ शक्तियां समवर्ती हैं, जिनके अनुसार केंद्र को संघीय सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाकर लागू करने के अधिकार है। यह विषय समस्त राष्ट्रीय के कल्याण के से संबंधित है। इसी प्रकार दूसरी सूची अथवा राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी सूची है अथवा समवर्ती सूची में शामिल वे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के अधिग्रहण क्षेत्र में आते हैं, इनको संयुक्त सूची भी कहा जाता है। संघीय सूची, इसमें विदेश के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, औपनिवेशिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया सरकार की तरफ से पूरी या थोड़ी वित्तीय सहायता दी जाती है और संसद के कानून द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं शामिल हैं। राज्य सूची में विश्वविद्यालय की शिक्षा भी शामिल है। इसमें बिना राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और ऐसी अन्य संस्थाएं और पुरातन ऐतिहासिक स्मारकों और शिलालेख जो राज्य सरकार नियोजित और वित्तीय सहायता व्यवस्थित हो शामिल की जाती हैं। समवर्ती सूची,
यह भी शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है। इसमें तकनीकी, मेडिकल और विश्वविद्यालय की शिक्षा जिनका संघ सूची की धारा 63 से 66 से संबंध न हो, श्रमिकों की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इसके अनुसार केंद्र और राज्य कानूनी, स्वास्थ्य और अन्य पेशेवर शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों द्वारा उनके शिक्षा अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। राष्ट्र की सीमाओं के भीतर रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिक्षा में सभी को समानता के अधिकार प्राप्त है। शिक्षा को 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किए जाने के पश्चात देश को शिक्षा का सर्वव्यापी ढांचा मिला और संपूर्ण देश के लोगों को एक समान शिक्षा मिलनी शुरू हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।